नमस्कार, स्वागत है आपका 15 संभाग 15 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे एक बड़ी खबर आपको बता दें पीथमपुर से। ये बड़ी खबर मिल रही है जहां सेक्टर 1 के छत्रसाल कॉलोनी की दुकान में भीषण आग लगी है। यहां घरेलू गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से दुकान में आग लगी। बड़ी खबर आपको पीथमपुर से बता दें, दुकान में भीषण आग जनी हुई है। पीथमपुर में दुकान में भीषण आग लगी, गैस सिलेंडर ब्लास्ट इसका कारण बताया जा रहा है जिसकी वजह से आग लगी है। तो दुकान में भीषण आग का मामला सामने आया है। पीथमपुर से तस्वीरें देखिए, आग जिससे निकलता हुआ काला धुआं आपको नजर आ रहा होगा इन तस्वीरों में, और गैस सिलेंडर में ब्लास्ट इसकी वजह बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता जफर अली फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जफर, गैस सिलेंडर ब्लास्ट जिससे यह हादसा हुआ, फिलहाल क्या स्थिति और दमकल की कितनी गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा ऋतु कि ये मामला पीथमपुर की छत्रछाया कॉलोनी का है, जहां पर एक मकान से गैस रिफिलिंग का काम होता था। वहां पर ये हादसा हुआ है। गैस रिफिलिंग के दौरान एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और एक के बाद एक 6 सिलेंडर ब्लास्ट हुए। हालांकि इस पूरे जो घटनाक्रम है इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर 4 दमकल की गाड़ियां और कई टैंकर पहुंचे थे, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने बताया कि जो इसके बाद जो जांच होगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त कार्रवाई की बात तो कही है जफर, इसके साथ ये भी बताइएगा मौके पर, क्योंकि हम भीड़ भी देख पा रहे हैं, आगजनी की घटना हुई है जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो भीड़ को नियंत्रण करने की किस तरह से कोशिश की जा रही है जफर? जी बिल्कुल, जो पुलिस बल जो वहां पर मौजूद था उसके द्वारा भीड़ को नियंत्रण किया गया है। वहीं जो आसपास के जो रहवासी है उनके द्वारा भी आग पर काबू पाने के लिए वहां पर कोशिशें की जा रही थी। वहां पर जो आसपास के जो उद्योग से जो दमकल आई थी उनके द्वारा भी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी थी, जिसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद में ये जो आग पर काबू पा लिया गया है। बिल्कुल जफर, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए पीथमपुर में ये आगजनी की घटना हुई, फिलहाल मौके पर मौजूद है दमकल की गाड़ी और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश की मानसून सत्र की, क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र से पहले आज मोहन कैबिनेट की भोपाल में बैठक हुई, जिसमें मंत्रियों के साथ साथ आम जनता से जुड़े कई प्रस्तावों को रखा गया। खास तौर पर यह फैसला लिया गया कि अब सीएम और मंत्री अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। क्या कुछ खास रहा बैठक में और किन प्रस्तावों पर लगी मुहर, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने फैसला लिया कि मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। इससे शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। इस मामले में साल 1972 में नियम बना था और अभी तक सरकार ही सभी मंत्रियों का इनकम टैक्स भर रही थी। मोहन सरकार ने 52 साल का फैसला बदला है। जैसे एक निर्णय हमने किया कि हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे, वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था, जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था, उनके माध्यम से होता था। सरकार ने कैबिनेट बैठक में छात्रों के साथ साथ किसानों के हित में भी फैसले लिए। साथ ही जेल में व्यवस्था बढ़ाने का निर्णय भी लिया। बैठक को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जेल सुधार गृह है वो, उसमें और कैसे सुविधाएं बढ़ाई जाए और वहाँ रहने वाले बंदियों को रोजगार से जोड़ा जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, इस दिशा में सरकार अतिशीघ्र विधानसभा में एक बिल लाएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसमें मोहन सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। इस लिहाज से आज की कैबिनेट बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो
देखिए, कई अहम फैसले लिए गए हैं जिसके बारे में आपको भी जानकारी देंगे, लेकिन आज की मोहन कैबिनेट बेहद खास रही क्योंकि जल्द ही बजट, अपना पूर्ण बजट मोहन सरकार पेश करने वाली है मानसून सत्र में। और चलिए इसी पर हम और ज्यादा चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी जुड़ गए हैं। श्याम जी, आज की कैबिनेट बैठक बेहद खास रही। मंत्रियों को लेकर, विधायकों को लेकर तो महत्वपूर्ण फैसला लिया ही गया है, लेकिन इसके साथ साथ आम जनता से जुड़े हुए कई प्रस्ताव आज कैबिनेट में रखे गए। बिल्कुल रुति, वाकई में आज का जो है बहुत निर्णायक दिन रहा। ये बड़ा फैसला तो लिया ही गया है कि अब जो टैक्स खुद पे करना पड़ेगा आपको, सरकार जो है इस राशि का वहन नहीं करेगी। लेकिन दूसरा बड़ा फैसला जो हम मानते हैं वो जेल को लेकर है। बड़ी बात यह है कि जेल अब कैदी बंदियों के लिए कारागार से बड़ा सुधार गृह के रूप में उसको डेवलप किया जाए, इस पर सरकार एक राय हो गई है। प्रस्ताव पर मुहर लग गई है कैबिनेट की। अब इस पर कहीं ना कहीं विधेयक लाया जाएगा, ये बड़ा डिसीजन है। दूसरा, मध्य प्रदेश क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ पर किसान, अन्नदाता, उसके लिए सोचती है बार बार सरकार। तो एक बड़ा डिसीजन ये लिया गया, क्या ऐसे डिग्रीधारी जिन्होंने एग्रीकल्चर में जो है पढ़ाई की है अपने, उन बच्चों को, उन युवाओं को अब सरकार जो है एक तरह से पंजीयन करवाकर मौका देगी कि आप मिट्टी का परीक्षण करिए, किसानों को जो है सुझाव दीजिए, सलाह दीजिए, और इसके बाद में आपका जो 40-45 जो है उसका जो 45 बार आप मिट्टी का परीक्षण करेंगे उसका पैसा सरकार आपको देगी। तो ये बड़े डिसीजन है, सभी के बारे में सोचा गया है। ये सबसे बड़ी बात है, सभी वर्गों के लिए सोचा गया है। बिल्कुल श्याम जी, सभी वर्गों का ध्यान तो रखा ही गया है और सबकी नजरें 1 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र पर भी हैं, जिसमें पहला पूर्ण बजट मोहन सरकार अपना पेश करेगी। बजट को लेकर आज कैबिनेट में क्या कुछ चर्चा हुई श्याम जी? देखिए, बजट को लेकर यही तय किया गया है कि सभी को किससे राहत मिलेगी, हर आम आदमी को किससे राहत मिलेगी, कोई नया टैक्स ना हो। तो सरकार ने एक राय से, ये ध्वनि मत से कह लीजिए, तय कर लिया है कि अब नया टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा, मौजूदा जो प्रक्रिया है उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, और सभी वर्गों का आज की कैबिनेट में ध्यान भी रखा गया। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे इंदौर की। भाजयुमो नगर उपाध्यक्ष मोनू कल्याणी की हत्या करने वाले आरोपियों का मकान तोड़ने पहुंची नगर निगम की टीम। सकरी गली में नहीं पहुंच सका बुलडोजर, रिमूवल की टीम हाथ से मकान तोड़ रही है। तो आरोपी अर्जुन पिता कमल पत्रोड़ का मकान तोड़ा जा रहा है। बता दें, अर्जुन ने ही मोनू को 2 गोली मारी थी। अब हथौड़ों से मकान तोड़ा जा रहा है। तो बीजेपी जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर उपाध्यक्ष मोनू कल्याणी की हत्या कर दी गई थी। गोली मारकर बीजेपी नेता की हत्या का मामला सामने आया था, जिस पर अब कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची है। और जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ पुनीत विजयवर्गीय लाइव जुड़ गए हैं। पुनीत, हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, 2 गोली बीजेपी नेता को मारी गई और अब बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए रिमूवल की कार्रवाई चल रही है ऋतु। बुलडोजर तो इस सकरी गली में नहीं आ सका। ये देखिए, आप ऊपर एक व्यक्ति नजर आ रहा है जो सब्बल से वहाँ ऊपर दीवार तोड़ रहा है। 2 मंजिल इस मकान की, इस भवन की अवैध है, तो ऊपर की 2 मंजिल को तोड़ दिया जाएगा, इस तरह की बात नगर निगम के अधिकारी कह रहे हैं। और जिस तरह से हत्या की गई थी मोनू कल्याणी की, उसके बाद से माना ही जा रहा था कि यह रिमूवल कार्रवाई जरूर होगी। जो दोनों मकान हैं आसपास के, दोनों आरोपी यहीं पर रहा करते थे। यह मकान अर्जुन पिता कमल पत्रोड़ का है और पास वाला मकान पीयूष का है। पीयूष भी इस मामले में आरोपी है, लेकिन मुख्य आरोपी जो है जिसने गोली मारी है वह अर्जुन है। तो अर्जुन के मकान का रिमूवल चल रहा है। यहाँ से 4 दिन पहले ही अर्जुन अपने परिवार के साथ, परिवार वालों को यहाँ से रवाना कर दिया था। 4 दिन पहले यहाँ से मकान खाली करके चले गए थे और अब कार्रवाई तो की जा रही है। इसके पहले जो आरोपी है उसके घर में मोनू के ही समर्थक और अन्य कार्यकर्ता तोड़फोड़ और आगजनी कर चुके थे। अभी भी देखिए टंकी वहाँ पर जली हुई नज़र आ जाएगी। इसके अलावा जो वाहन जलाए थे वो भी हमने आपको दिखाए थे ऋतु, हमारे दर्शकों को भी दिखाए थे, उसके भी अवशेष अभी तक पड़े हुए हैं। अब इस पूरे मामले में चर्चा करने के लिए हमारे साथ नगर निगम की उपायुक्त लता अग्रवाल हैं, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। मैडम, रिमूवल की ये कार्रवाई की जा रही है, कितनी कार्रवाई की जाएगी और क्या जानकारी है? रिमूवल की कार्रवाई आज जो कर रहे हैं हम लोग, तो जो नगर निगम के स्वीकृत नक्शे से विपरीत जो बना हुआ है उसमें सब लोग वो उतना हिस्सा हम हटा देंगे। हमारे बीओ ने निशान बनाया है, उतना निकाल देंगे उसको। मैडम बोल रहे ऊपर की 2 मंजिल तोड़ेंगे? हाँ, जो भी बिल्डिंग ऑफिसर ने सर्टिफाइड किया है कि बिना स्वीकृति के बना है वो सब हटाएंगे। मैडम, गाड़ी नहीं आ सकती थी तो कितने लोगों का फोर्स लगा हुआ है नगर निगम का? यहाँ पे 100 लोग हैं और पोकलैंड हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर की 1 फ्लोर
पोकलैंड से गिरा दें, और लेकिन मैनुअली शुरू कर दिया हमने, मैनुअल तोड़ रहे हैं उसको। तो देखिए अभी फिलहाल मैन्युअली तोड़ा जा रहा है, लेकिन यह भी कह रहे हैं कि पोकलैंड भी लाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तक आने का रास्ता काफ़ी सकरा है। ऋतु, एक बार फिर मैं दिखा दूँ आपको, देखिए सामान निकाल रही है नगर निगम की टीम है, जो सामान बाहर निकाल रही है, जो इस मकान में रखे हुए थे वो सामान निकाल कर बाहर रख दिए जाएंगे। उसके बाद ये सामान भी लावारिस ही हो जाएंगे, शायद इनका कोई बचे नहीं जो इन सामानों को रिसीव करे, क्योंकि परिवार भी जा चुका है। लेकिन देखिए इस निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। पीयूष और भी जानकारी पहुंचाते रहेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इधर आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना का लोगों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। इस योजना के पहले हितग्राही मऊगंज जिले के गोविंद लाल तिवारी बने हैं। क्या है ये योजना और इसका कैसे लोगों को मिलेगा लाभ, इस रिपोर्ट से समझिए। किसी भी मरीज को समय पर इलाज मिल जाए तो उसे बचाया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने आयुष्मान कार्डधारी रोगियों और दुर्घटना एवं प्राकृतिक आपदा में गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की निःशुल्क सुविधा शुरू की है और रीवा के गोविंद लाल तिवारी इस सुविधा का लाभ लेने वाले पहले व्यक्ति हैं। दरअसल गोविंद लाल तिवारी को रविवार की रात हार्ट अटैक की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें रीवा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। गोविंद लाल तिवारी की हालत स्थिर नहीं होने पर उन्हें भोपाल रेफर किया गया, जिसके बाद उनके परिजन पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना का लाभ उठाते हुए उन्हें भोपाल लेकर आए। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट गोविंद लाल तिवारी को आज हम लोग एयर एम्बुलेंस से रेफर कर रहे हैं और ये प्रधानमंत्री जी की बहुत ही अच्छी योजना है, पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सर्विसेज, जिसके तहत ये शायद रीवा का पहला पेशेंट है जिसको रेफ़र किया जा रहा है। और ये पेशेंट कल हमारे यहाँ एडमिट हुआ था, देवतालाव का पेशेंट है और इसको एक्यूट एमआई हार्ट अटैक था और उसको फर्दर इलाज के लिए हम लोग भोपाल रेफ़र कर रहे हैं। ये पीएम श्री हवाई एम्बुलेंस सेवा मध्य प्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। जो फ्री एयर एम्बुलेंस की जो सुविधा हमारे मध्य प्रदेश के नागरिकों को जो दी जा रही है, निश्चित ही रूप से यह जनता के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा रहेगा। मरीजों के लिए इसको समय पर इलाज कराने में, फ्री में बड़े संस्थानों में, उच्च संस्थानों में जब उनको ज़रूरत है, आवश्यकता है तो उसको पहुंचाने में। मरीज गोविंद लाल तिवारी की बहन सुनीता देवी ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा शुरू की गई पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सुविधा का हमें लाभ मिला। बिना किसी खर्च के हम इस योजना का लाभ उठा पा रहे हैं। मरीज गोविंद की बहन सुनीता ने इस सेवा के लिए मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद किया है। मेरे बड़े भैया की तबीयत खराब हो गई अचानक 2 बजे रात। मैं भर्ती करी सुपर स्पेशलिस्ट में, उनको वहाँ से आराम नहीं मिला तो मैं माननीय ग्रीस गौतम, माननीय राजन सुकुल के उससे सहयोग से मैं इनको भोपाल ले जा रही हूँ बाई एयर। 2 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की। मोहन सरकार ने इस योजना को मानवीय पहल और इस विजन से प्रदेश में आपातकालीन एयर एम्बुलेंस सुविधा के रूप में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम बताया। कभी भी कोई आवश्यकता पड़े तो तुरंत आप केवल कलेक्टर के माध्यम से कॉल करोगे, स्टेट से कम्युनिकेशन होगा। डॉक्टर और कलेक्टर के आधार पर किसी की भी जान बचाना, तो हमारी एयर एम्बुलेंस ने अभी चुनाव में भी चारों चरण में ड्यूटी निभाई है। हर जगह वो अपने तैयारी में रहे, ये बड़ी बात है। लेकिन अभी हमारी जानकारी में नहीं, पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य ये मध्य प्रदेश था जिसने एयर एम्बुलेंस की ऐसी व्यवस्था बना के रखी और अब ये समाज के लिए समर्पित, समाज इसका लाभ लेगा। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां एयर एम्बुलेंस की सेवा दी जा रही है। इस एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए एक हेली एम्बुलेंस और एक फिक्स्ड विंग कन्वर्टेड फ्लाइंग आईसीयू विमान प्रदेश के सभी जिलों में तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि गोविंद लाल तिवारी को हार्ट अटैक की समस्या हुई। परिजन संजय गांधी अस्पताल लेकर आए, जहां स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने स्थिति को देखते हुए रीवा एयरपोर्ट से भोपाल के लिए एयर एम्बुलेंस के द्वारा रवाना कर दिया। मुख्य रूप से कहा जाए कि पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सुविधा का लाभ पाने वाले मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी पहले व्यक्ति बने हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ये योजना क्या है और कैसे इस योजना का लोगों को लाभ मिलेगा। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए समझिए, 11 मार्च को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस
सेवा योजना को मंजूरी मिली। इसकी घोषणा हालांकि मुख्यमंत्री ने पहले ही कर दी थी, लेकिन 11 मार्च को इस योजना को मंजूरी दी गई। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना के लाभ क्या है ये भी जान लीजिए। तो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकने के लिए, यानी कि घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाने के लिए इस योजना का लाभ दिया जाएगा। गंभीर बीमारी पर एयर एम्बुलेंस की मुफ्त सुविधा होगी, यानी कि किसी भी मरीज को अगर गंभीर बीमारी है तो इस योजना की सुविधा मुफ्त में दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि बेंगलुरु की एक निजी कंपनी से करार किया गया था, जिसके बाद इस योजना को अमल में लाया गया। यानी कि इस योजना को अमल में लाने के पहले जो जिस तरह के प्रयास हुए, बेंगलुरु के एक प्राइवेट कंपनी से करार किया गया और अब इस योजना का लाभ भी लोगों को मिलने लगा है। क्रिटिकल स्टेज के मरीजों को दिल्ली मुंबई शिफ्ट किया जा सकता है, यानी कि देखिए रीवा से भोपाल तक तो मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही दूसरे राज्यों में खासकर दिल्ली और मुंबई तक मरीजों को शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये तो आपने जाना कि योजना का है, लेकिन इस योजना के लाभ क्या क्या होंगे, यानी कि आम जनता आपसे जुड़ी हुई ये जानकारी ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए, दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं में जो बीमार होंगे या फिर जो घायल होंगे वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकने के लिए भी ये प्रयास जो है, ये योजना जो है कारगर साबित होगी। सड़क दुर्घटनाओं में जो घायल होंगे उन्हें दूसरे शहरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरे अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए इस एयर एम्बुलेंस का लाभ उठाया जा सकेगा। साथ ही हृदय, श्वसन और न्यूरोलॉजिकल संबंधी आपात स्थितियों में भी कई बार हम देखते हैं कि ऐसी स्थितियों में मरीजों के दूसरे अस्पतालों तक ले जाने से पहले मौत हो जाती है और उसी को देखते हुए एम्बुलेंस योजना की शुरुआत की गई है। नवजात जोखिम गर्भधारण की गंभीर परिस्थितियों में भी इस योजना का लाभ उठाया जा सकेगा। तो देखिए, कई तरह के पैमाने हैं और कई तरह के मरीज हैं जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही देखिए, पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना जिसकी शुरुआत कर दी गई है और आज इसके साथ ही साथ जो पहला मरीज था रीवा से भोपाल वो भी पहुंच चुका है। सीधे उज्जैन का रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता संतोष कृष्णानी जुड़ गए हैं। संतोष, एक बेहतर योजना जो मरीजों को लाभ पहुंचाएगी, मरीजों के परिजनों की परेशानियों को घटाएगी और आज से इसकी शुरुआत भी हो गई है। बिल्कुल ऋतु, सबसे पहले तो नेक होना चाहिए। कुछ काम करने के लिए नेक अच्छी होगी तभी वो काम सफल होता है। और जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है वो भी नेक है, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नेक की तारीफ चारों तरफ हो रही है। जिस प्रकार पीएम श्री हवाई यात्रा के माध्यम से जो आपातकाल में जिस प्रकार जो एक्सीडेंट्स होते हैं या गंभीर बीमारियां होते हैं, उसके कारण कई बार दुर्घटनाओं में उनकी मौत हो जाती है। गंभीर इलाज के दौरान अस्पतालों में दूसरी जगह नहीं जा पाते, उसके कारण उनको कहीं ना कहीं मौत हो जाती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जो हवाई सेवा एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो सौगात दी थी, उज्जैन से ही उसी की शुरुआत हुई थी, उसी का मध्य प्रदेश में आज जो रीवा में एक पेशेंट आया है जो हार्ट का मरीज था, उसको भोपाल में इलाज दिया जा रहा है। ऐसी सोच अगर नेक होगी तो कहीं ना कहीं सभी की जान अहम होती है, परिवार के लिए अहम होता है। अगर किसी को गंभीर बीमारियां होती है तो उसकी सेवा का संकल्प लेते हुए उसको सेवा का लाभ मिल सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार की प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की चारों तरफ तारीफ हो रही है और इस सेवा का गरीब से गरीब वर्ग और इसके साथ ही संतोष, मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी जा रही है। फिलहाल शुक्रिया संतोष आपका जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई हिंसक प्रदर्शन और आगजनी के बाद रेस्टोरेशन का काम अब पूरा कर लिया गया। बलौदा बाजार हिंसा और आगजनी में पीड़ितों की सहायता के लिए जन सुविधा केंद्र बनाया गया है, जिसमें वाहन क्षति क्लेम और आगजनी की शिकार हुई नॉन इंश्योरेंट वाहन का आकलन हो रहा है। तो वहीं घटना में मानसिक रूप से प्रभावित हुए कर्मचारियों की काउंसलिंग भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार का वो मंजर सभी को याद होगा जब यहाँ के कलेक्ट्रेट कार्यालय को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया था। हर तरफ बस धुआं धुआं था। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की। इतना खौफनाक मंजर था जिसे देखकर हर कोई हैरान था। 240 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार आगजनी और उपद्रव की घटना में करीब 12 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। वहीं पीड़ितों को बीमा कंपनी से राशि मिलना शुरू हो गई है। दस्तावेज रिकवरी के लिए भी टीम बनाई गई है। बलौदा बाजार की घटना के बाद प्रशासन एक्टिव है। जिला कलेक्टर दीपक सोनी और एसपी विजय अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। कलेक्टर ने बताया कि घटना में वाहनों को हुई क्षति के लिए बीमा कंपनियों से राशि दिलवाई जा रही है।
जिसमें अब तक 8 वाहन स्वामियों को बीमा राशि मिल चुकी है और करीब 23 प्रकरण प्रक्रियाधीन है। जिन निजी वाहनों के बीमा नहीं हुए हैं उनका मूल्यांकन कराया जा रहा है। हमने वाहन क्षति आकलन समिति बनाई गई, जिसमें कि वाहन लगभग 240 वाहन की क्षति हुई है, जिसमें कि कई वाहन पूर्ण रूप से आगजनीग्रस्त हो गई है और कई वाहन आंशिक क्षति हुई है। जिन विभागों के दस्तावेजों की क्षति हुई है उसका आकलन कर लिया गया। पुनर्निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन चल रहा है। ओवरऑल लगभग 12 करोड़ की क्षति का आकलन अभी तक किया गया है। 9479190629, तो इस पे संपर्क करके कोई भी गोपनीय रूप से जानकारी दे सकते हैं कि कहीं पे कोई अवैधानिक कार्य तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई शांति भंग करने के लिए रणनीति तो नहीं बनाई जा रही है। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि घटना के सभी पहलुओं को समझने के लिए अलग अलग एंगल से पूछताछ की जा रही है। इस घटना में अब तक 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं, साथ ही 141 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो 10 तारीख की घटना हुई उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान था और इसी मद्देनजर उसके बाद से जो चीज़ें हुई है उसको लेके मॉनिटरिंग की कमेटी कलेक्टर साहब द्वारा बनाई गई है और उसमें जो भी व्यक्ति द्वारा संदिग्ध गतिविधियां की गई है उसमें कुछ एफआईआर भी हुए हैं और साथ ही कुछ प्रतिबंधक कार्रवाइयाँ भी की गई है और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि भविष्य में इस तरह के भड़काऊ पोस्ट ना हो। बलौदाबाजार की घटना पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही एसडीएम और एसडीओपी ने भी शहर में शांति समिति की बैठक लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, जिसका असर भी हो रहा है। जीवन अब पूरी तरह से पटरी पर लौट गया है। विस्तार न्यूज के लिए बलौदाबाजार से अजय यादव की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि बलौदाबाजार घटना में कब क्या कुछ हुआ। देखिए 10 जून से शुरुआत होती है जब जैतखाम में तोड़फोड़ हुई और तोड़फोड़ के बाद हिंसा भड़की। प्लानिंग के साथ उपद्रवी मौके पर पहुंचे और इस पूरी प्लानिंग के तहत इस पूरी वारदात को या इस पूरी स्थिति को अंजाम दिया गया। और उसके बाद देखिए कलेक्टर एसपी ऑफिस में आग लगा दी गई और इस आगजनी में कलेक्टर एसपी ऑफिस पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। 16 जून तक जिले में धारा 144 भी लागू की गई। तो देखिए 10 जून से इसकी शुरुआत होती है और उसके बाद 5 सदस्यीय फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद देखिए फोरेंसिक की टीम पहुंचती है। उपद्रवियों पर कार्रवाई के मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए। सीएम ने संज्ञान लिया इस मामले में और इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक हाई लेवल मीटिंग भी ली। मीटिंग के साथ साथ शांति और सौहार्द बनाने की सीएम ने सभी से अपील की। और इस दौरान आपको बता दें कि 16 जून तक धारा 144 भी लागू थी। तो सभी से मुख्यमंत्री ने शांति और सौहार्द बनाने की अपील की और साथ ही डिप्टी सीएम समेत 3 मंत्रियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया। डिप्टी सीएम मौके पर पहुंचे, 3 मंत्री भी पहुंचे और जब कार्रवाई हुई प्रशासनिक अधिकारियों पर तो बलौदाबाजार कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया। साथ ही आपको बता दें दीपक सोनी अब नए कलेक्टर होंगे बलौदाबाजार के। तो वहीं एसपी पर भी कार्रवाई की गई है। मामले में सियासत भी खूब हुई। जहां बीजेपी की ओर से देखिए मंत्रियों के जायजे लिए जा रहे थे तो कांग्रेस ने भी 7 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। राज्य सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। तो वहीं कांग्रेस भी इस मामले पर सियासत करती हुई नजर आई और तत्कालीन कलेक्टर और एसपी को निलंबित भी कर दिया गया। और देखिए बलौदाबाजार में जब से आगजनी की घटना हुई है इस मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अनमोल, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। अनमोल, जैतखाम में तोड़फोड़ होती है, हिंसा भड़कती है, आगजनी होती है, पूरी तरह से कलेक्टर एसपी ऑफिस भी आगजनी में तब्दील हो गया, आग में जलकर खाक हो गया। फिलहाल किस तरह की सियासत और उसके बाद अब किस तरह से मौके को संभालने की कोशिश की जा रही है अनमोल? बिल्कुल ऋतु, देखिए 10 जून का जो तारीख था वो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ख़राब रहा क्योंकि इस दिन एक बहुत बड़ी हिंसा हुई बलौदाबाजार में, जबकि पहली दफ़ा जो है कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय में आगजनी की घटना हुई। और अब देखिए एसपी और कलेक्टर जो हैं जिले के 9 इनकी अभी नई पदस्थापना हुई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दिया कि 12 करोड़ रुपए का जो है नुकसान हुआ है इस आगजनी में, जो कि सरकारी संपत्तियों में आगजनी कर दी गई थी। इसके साथ ही अब तक जो है 141 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, 13 एफआईआर दर्ज हो चुके, 240 वाहन जलकर इस पूरे घटना में खाक हुए थे। तो कुल मिलाकर देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ है इससे समझा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद सियासत भी देखिए चरम पर है ऋतु। लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। पिछले दिनों ही भूपेश बघेल ने भी आरोप लगाया था कि जो
गिरफ्तारियां हुई हैं उनको मानसिक प्रताड़ना की जा रही है पुलिस के तरफ से, निर्दोषों पर भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी इसमें जिन लोगों की भी संलिप्तता है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री निर्देश भी दे चुके हैं, न्यायिक आयोग का गठन भी हो चुका है। तो देखिए ये मामला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ऋतु वो है कि 12 करोड़ रुपए का सरकारी नुकसान हुआ है, जिसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी ये किसी को मालूम नहीं है और ये बहुत बड़ा नुकसान है छत्तीसगढ़ के लिए। ऋतु बिल्कुल बिल्कुल अनमोल, शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी के लिए। देखो तो बलौदा बाजार की घटना को लेकर सियासत भी खूब हुई और इसके साथ ही मामले में कार्रवाई भी की गई। चलिए रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूँ। साल पहले इंदिरा गांधी की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने देश का इतिहास बदल कर रख दिया। कांग्रेस के दामन पर भी एक ऐसा दाग लगा जो आज तक मिट नहीं पाया है और इसी मुद्दे को बीजेपी भुनाने से पीछे भी नहीं हट रही है। आज पूरे देश में बीजेपी आपातकाल की बरसी को काला दिवस के रूप में मना रही है। पीएम मोदी से लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव तक हर किसी ने आज उस मंजर को याद कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में 1975-76 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आपातकाल लागू किया था, जिसे बीजेपी समेत अन्य दल लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास मानते हैं। खुद पीएम मोदी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दौर को याद करते हुए कहा कि अब देश में आपातकाल की घटना को 50 साल हो चुके हैं, लेकिन अब आगे भारत में कभी ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। इधर मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी आज के दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है। जगह जगह इन लोकतंत्र के प्रहरियों यानी कि मीसाबंदियों का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी आपातकाल को एक लोकतंत्र का काला धब्बा बताते हुए बीजेपी नेताओं के संघर्ष को याद किया। उनका कहना है कि ये एक ऐसा समय था जिसे याद कर आज भी पूरा देश सिहर उठता है। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है आपातकाल का दौर, और ये ऐसा काला समय है जिस समय को पूरा देश आज भी याद करके सिहर उठता है। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए, आपातकाल उनके द्वारा की गई जो अजातियां हैं। वहीं राजधानी भोपाल में भी आपातकाल के दिन को याद करते हुए काला दिवस मनाया गया, जहां तकरीबन 30 के आसपास का सम्मान बीजेपी प्रदेश कार्यालय में किया गया। इनके सम्मान में बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश संगठन महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी भी मौजूद रहे। लोकतंत्र सेनानी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तपन भौमिक भी विशेष रूप से मौजूद रहे। मिश्रा ने कहा कि कल संसद में सोनिया गांधी समेत विपक्षी नेता संविधान की पुस्तिका लहरा रहे थे, लेकिन सच ये है कि खुद कांग्रेस ने अब तक 100 से ज्यादा संशोधन संविधान में किए हैं। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने की मशीन है। इंदिरा गांधी ने तो लोकतंत्र की हत्या ही कर दी। वो सोनिया गांधी जी जो उस समय बहू थी, उन्होंने रोका नहीं अपनी सास को कि इमरजेंसी मत लगाओ, निर्दोष लोगों को जेल में मत डालो। मीडिया पर जिस तरह से प्रतिबंध लगाया वो निंदनीय कृत्य थे, लेकिन वही संविधान की किताब हाथ में लिए, संविधान की पुस्तक का, बाबा साहब की पुस्तक का अपने वोटों को बढ़ाने के लिए उपयोग कर रहे हो। इतनी सम्मानित चीज, देश के संविधान को बदलने की झूठी अफवाह फैला रहे। अरे कैसे कांग्रेस के लोग, ना कोई वकील ना कोई दलील, और सीधे मीसा में अंदर। मीसा में जो अंदर होगा वो कहीं पर भी अपना पक्ष नहीं रख सकता। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था।
उस समय हम लोगों ने आंदोलन करके और भोपाल जेल में गए। मध्य प्रदेश में 8,558 लोग मीसा में रहे। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, हर जगह आपातकाल को बीजेपी लोकतंत्र पर काला धब्बा बता रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि जिस तरह से संविधान को बंधक बनाने का काम आपातकाल लगाकर इंदिरा गांधी ने किया था, वास्तव में वो देश के लिए काला दिन था। जिस प्रकार से संविधान को बंधक बनाने का काम इंदिरा गांधी ने किया था आपातकाल लगाकर, कि इस महीने जिस प्रकार से लोगों के नागरिक अधिकारों का हनन करके तानाशाही दिखाई थी और हजारों लोगों को जेल के अंदर डालने का काम, न्यायपालिका, मीडिया, सबकी स्वतंत्रता का हनन करने का काम और देश के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था, वो वास्तव में देश के लिए काला दिन था। आपातकाल की 50वीं बरसी बीजेपी काला दिवस के रूप में मना रही है। आपातकाल के जरिए बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। हर मुद्दे को भुनाने वाली बीजेपी इस बार आपातकाल के जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, बीजेपी आपातकाल की बरसी को काला दिवस के रूप में मना रही है और जगह जगह कुछ आयोजन भी किए गए। इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी भी विस्तार से बताते हैं। तो आपातकाल को जानिए। 25 जून 1975 को लगा था आपातकाल, जिसकी आज बरसी है। इसके बाद आपको बता दें 25 जून से शुरू होकर 21 मार्च 1977 तक आपातकाल रहा। और इसके दौरान क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं कि देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की वजह से आपातकाल लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया और इसी कारण आपातकाल लगाया गया। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था और आपने बयानों में भी सुना कि किस तरह से इंदिरा गांधी को लेकर बयानबाजी की जा रही है। आपातकाल को लेकर किस तरह के आरोप बीजेपी लगा रही है। विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल भेजा गया था और न सिर्फ विपक्ष के बड़े नेताओं, कई और लोग इसमें शामिल थे जिन्हें जेल भेजा गया था। 60 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी करा दी गई थी। एक बड़ी बात यह भी कि आपातकाल के दौरान लाखों की संख्या में वो लोग थे जिनकी नसबंदी करा दी गई थी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि देश में ये पहली बार था जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था और इसी की बरसी को आज बीजेपी काला दिवस के रूप में मना रही है। मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने काले दिवस के रूप में मनाया है। मध्य प्रदेश की ज्यादा जानकारी लेंगे हम। हमारे साथ ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी जुड़ गए हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ से नितेश गर्ग जुड़ गए हैं। सबसे पहले श्याम जी, आपका मैं रुख करूंगी। बीजेपी ने इसे खूब भुनाया, बयान भी खूब हमने सुने मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं के। किस तरह के आयोजन आज काला दिवस मनाते हुए बीजेपी ने किए हैं? देखिए, वाकई में बीजेपी ने इसे रणनीतिक रूप से एक ऐसा इवेंट बना दिया जिसमें कांग्रेस पर सवाल उठाए जा सके। ऋतु, आपको याद होगा बीते कल की अगर हम बात करें तो संसद में जो है लोकतंत्र को जो है, ऐसा बीजेपी का मानना है कि जो पुस्तिका लहराई गई वो आप इतनी बड़ी बात करते हैं, कांग्रेस पर सवाल उठाया गया और आपने खुद ने जो है इस देश में आपातकाल लगाया। न केवल आपातकाल लगाया, हर चीज़ पर पहरा बैठा दिया। तो उस 50 साल पुराने मुद्दे को आज भाजपा ने मुखर कर दिया और पूरे देश में इवेंट किए। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इस इवेंट की चर्चा है और लगातार सवाल खड़े कर दिए कि आखिर कौन हत्या कर रहा है लोकतंत्र की। और बड़ा सवाल ये भी है कि इसका कांग्रेस के पास हमको कोई जवाब दिखाई नहीं देता। जी बिल्कुल, बीजेपी की ओर से कई तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से हालांकि कोई जवाब सुनने को नहीं मिला। श्याम जी बने रहेगा। नितेश का मैं रुख करूंगी। नितेश, छत्तीसगढ़ में क्या तस्वीरें देखने को मिली? छत्तीसगढ़ में किस तरह से बयानबाजी आज जारी रही? ऋतु, मैं वहीं खड़ा हूं। एक मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे एकात्म परिसर भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इसके साथ ही जो मीसाबंदी उस दौरान के थे जिन्हें आपातकाल में जेल भेजा गया था, वो सभी धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और काला दिवस, जो जैसा कि आपने बताया कि 25 जून 1975 से लेकर 21 मई 1977 तक 21 महीने जो आपातकाल था, उसमें जो दर्द था, प्रताड़नाएँ थी, जो भी
पत्रकारिता का हनन था, जितनी भी चीजें थी, उन्हीं सब चीजों को भारतीय जनता पार्टी रिवाइव कराने जा रही है। लगातार काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसे मनाती है और ये राजनीतिक मायने भी इसके बड़े गहरे हैं, सियासी मायने बड़े गहरे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव के बाद संविधान को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत हुई, वाद छिड़ा और इसी को देखा गया है छत्तीसगढ़ में कि पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। याद दिलाया जा रहा है आज के दिन को कि जिनकी सरकार में आपातकाल लगा था वही लोग आज संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सियासत गर्म है, अलग अलग संभागों में सियासत के अलग अलग पहलू देखने को मिल रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी के कई बड़े नेता इसे लेकर कांग्रेस पर आरोप भी लगा चुके हैं। फिलहाल आप दोनों का ही शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे भी बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का एक गठन किया है। लोकसभा चुनाव 2024 में जिन राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन पूरी तरह से खराब रहा और जिन राज्यों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, अब ये कमेटी हार और खराब प्रदर्शन के कारणों को जानेगी। लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है उनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और दिल्ली के नाम शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद प्रदेश में नई लीडरशिप को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं कांग्रेस जिन राज्यों में बुरी तरह हारी है वहां पर कमेटी बनाकर समीक्षा करेगी। इसी तरह छत्तीसगढ़ की हार को लेकर भी एक समिति बनाई गई है, जिसके प्रमुख पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली हैं, जिनका प्रदेश में 29 जून को दौरा है, जहां वे लोकसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की हार की समीक्षा करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की जाएगी। वहीं कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद इसकी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी। हाँ, वो जब आएंगे तब चर्चाएं होगी और उसमें कमेटी तो बनना चाहिए और पूरे देश में कमेटी बनी है और यहाँ आएंगे तो सब लोगों से चर्चा होगी और जिस तरह से यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार हुई है उस पर समीक्षा होगी और आने वाले समय में हम बेहतर कर पाएँ इसके लिए चर्चाएं होगी और उस पर निराकरण भी होगा। हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की गई है, जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने जमकर निशाना साधा है और कहा है कि ये सभी राजनीतिक दलों का आंतरिक काम है, व्यवस्था है, अधिकार है। पर कांग्रेस की समीक्षा से क्या निकलेगा? कांग्रेस ने सरकार रहते देश प्रदेश की चिंता नहीं की, सिर्फ एक ही परिवार की चिंता की है। ये सभी राजनीतिक दलों का अपना आंतरिक काम है, व्यवस्था है और ये अधिकार है, पर समीक्षा से निकलेगा क्या? जब आपने अपनी सरकार रहते हुए न देश की चिंता की, न प्रदेश की चिंता की, एक परिवार के लिए काम किया, अपने स्वार्थ के लिए काम किया और इसलिए समीक्षा से कुछ लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं होना है। कांग्रेस में न नेतृत्व है, न नीयत है, न उनके पास कोई कार्यक्रम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अगुवाई में गठित कमेटी 29 जून को छत्तीसगढ़ आएगी। कमेटी में अन्य सदस्य हरीश चौधरी भी मौजूद रहेंगे। मोइली की समिति 29 जून से 4 जुलाई तक छत्तीसगढ़ में समीक्षा करेगी। इस दौरान प्रदेश के 5 संभाग के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक की तैयारी की जा रही है। बैठक में संभागवार खामियों समेत कई बिंदुओं पर फीडबैक लिया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर अब कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन कर दिया है और अब ये कमेटी पहुंचेगी उन राज्यों में जिन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा है। इसके बारे में और भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि देखिए क्या कुछ हुआ। छत्तीसगढ़ की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जहां कुल लोकसभा की 11 सीटें हैं। 11 लोकसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में और 11 लोकसभा सीटों में जो दावे किए थे कांग्रेस ने, उन दावों के उलट नतीजे सामने आए। बीजेपी ने यहां पर 10 सीटें अपने नाम पर की, यानी कि 10 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। तो कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट आई। जो दावे कांग्रेस ने किए थे कि कम से कम 4 से 5 सीटें हम जीतेंगे, लेकिन रिजल्ट जो है वो कांग्रेस के लिए बेहतर साबित नहीं हुए और सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। तो छत्तीसगढ़ वो राज्य जहां खराब प्रदर्शन देखने को मिला। अब आपको बताएं कि 2019 में क्या हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव में
बीजेपी ने यहाँ पर 9 सीटें हासिल की थी। छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। तो वहीं 2019 का जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में कांग्रेस को 2 सीट मिली। पिछली बार यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटें कांग्रेस ने जीती। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट कांग्रेस ने अपने नाम की। अब आपको बताते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में किस किस को सदस्य बनाया गया है जो पहुंचेंगे इन राज्यों में। देखिए, वीरप्पा मोइली जिनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है, इस कमेटी की यही कमेटी है जो छत्तीसगढ़ पहुंचेगी, हार के कारणों की समीक्षा करेगी और इसके साथ साथ हरीश चौधरी को भी इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। साथ ही आपको यह भी बता दीजिए, देखिए कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंचेगी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी ताकि आगे की रणनीति को तैयार किया जा सके। और इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ रोहित मिश्रा संवाददाता जुड़ गए हैं। रोहित, कांग्रेस में जो प्रदर्शन रहा कांग्रेस का, छत्तीसगढ़ में जो माफ कीजिएगा प्रदर्शन रहा कांग्रेस का, वो बेहतर नहीं रहा। दावे तो कम से कम कांग्रेस ने किए थे कि 4 से 5 सीटें हम अपने नाम पर कर लेंगे, लेकिन मात्र 1 सीट कांग्रेस के पाले में गई। कारण कई रहे और उन्हीं कारणों की समीक्षा करने अब कांग्रेस की कमेटी पहुंचने वाली है। बिल्कुल, देखिए जो प्रमुख रूप से कारण ऋतु समझ में आया है उसके अनुसार जो कार्यकर्ता और बड़े नेताओं में सामंजस्य की कमी दिखाई दी है और जिसके वजह से जमीनी हकीकत पर, जमीन पर जो है वो कांग्रेस के घोषणा पत्र सहित जो तमाम मुद्दे थे उनको कार्यकर्ता ले जाने में असक्षम नजर आए हैं और इसी बात को लेकर अब संगठन भी चिंतित नजर आ रहा है और केंद्रीय स्तर पर समीक्षा करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। वीरप्पा मोइली जो कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी है और ये कहा जा रहा है कि 2 से 4 दिनों पे वो यहां से पहुंच जाएंगे और सबसे पहले पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करने के साथ में क्या क्या उनका जो तैयारी थी, क्या क्या उन्होंने जो योजनाएं बनाई थी, लेकिन वो योजनाएं किस प्रकार से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, क्या कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य की कमी दिखाई दी या फिर जो तमाम नेता थे उनके बीच में आपस में नहीं बन पाई, वो तमाम चीजों को लेकर जानकारी लेगी और जिसके बाद में बूथ स्तर पर तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचा जाएगा, उनसे बैठकर बूथ स्तर पर चर्चा की जाएगी और वो तमाम चीजों को पता लगाया जाएगा कि क्या हार के कारण रहे थे जिसके वजह से कांग्रेस का प्रदर्शन खराब कुछ भी रहा। लेकिन रोहित, हमने देखा है ये छत्तीसगढ़ के, चाहे हम किसी भी चुनाव को लेकर देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट रहे हैं वो हमेशा से बीजेपी के लिए बेहतर है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बेहतर साबित नहीं हुआ। इस बार किस तरह की रणनीति ये कमेटी बनाएगी, क्या कुछ जांच करेगी, देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया रोहित आपका तमाम जानकारी के लिए। महासमुंद की बात करेंगे जहां रेत माफिया बेलगाम है। यहाँ माफियाओं के गुर्गे खुलेआम शासन प्रशासन के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालात यह है कि आला अधिकारियों के बंगले के सामने से अवैध रेत का परिवहन भी किया जा रहा है, लेकिन कोई नहीं है जो इन माफियाओं पर शिकंजा कस सके। ये तस्वीर महासमुंद के बेखौफ रेत माफिया की है। बनगई नदी में लाफिन कला गांव में खुलेआम रेत का अवैध खनन हो रहा है। लाफिन कला गांव महासमुंद और गरियाबंद जिले की सीमा पर है। लाफिन कला में कोई भी रेत घाट मंजूर नहीं है। बावजूद इसके रेत माफिया शाम 5 बजे से रात 2 बजे तक धड़ल्ले से बनगई नदी को छलनी कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि अवैध रेत उत्खनन को लेकर महासमुंद एसडीएम ने 8 गांव के सरपंचों और सचिवों को आदेश जारी किया था कि जिस गांव में अवैध रेत खनन होता पाया गया तो उसकी जवाबदेही वहां के सरपंच और सचिव की होगी। बावजूद इसके रेत माफिया अब दूसरे गांवों में रेत का अवैध खनन कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि अवैध रेत खनन और परिवहन की बात अब संज्ञान में आई है, तो इस पर जांच करवाकर उचित एक्शन लिया जाएगा। उनके द्वारा इस तरीके से काम किया जा रहा है तो सबसे पहले मेरे आदेश की यदि अवहेलना किया जा रहा है तो उसके संबंध में जांच करूंगा। यदि जांच में तथ्य वास्तविकता पाई गई, सही पाया गया तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। शासन ने बरसात को देखते हुए 15 जून से रेत के खनन और उसके परिवहन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। बावजूद इसके ये तस्वीरें बता रही हैं कि शासन के नियमों की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। विस्तार न्यूज के लिए महासमुंद से झशांक नायक की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे महासमुंद से संवाददाता झशांक नायक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। झशांक, एक बड़ा मामला है और सवाल ये भी कि आखिर रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं, आखिर इन पर लगाम कब लगेगी? जी बिल्कुल, देखिए महासमुंद जिले में जो है रेत माफियाओं के
हौसले बुलंद हैं। धड़ल्ले से जो है रेत खनन और परिवहन किया जा रहा है। अभी हाल ही का जो ये मामला है महासमुंद के लाफिंग कला गांव का, जहां बगनई सूखा नदी से जो है धड़ल्ले से अवैध रेत खनन किया जा रहा है, परिवहन किया जा रहा है। इस पर जब एसडीएम साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से जानकारी मिली है, मामला संज्ञान में आया है, अगर मेरी आदेश का अवहेलना किया जा रहा है तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो रेत माफिया हैं बिना स्वीकृति के रेत घाट से अगर अवैध रेत खनन कर रहे हैं तो उन पर उन्होंने कार्रवाई करने की बात की है। जी बिल्कुल जशांक, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्टेशन स्थित फूड कोर्ट में अवध फूड्स की बिरयानी में कीड़ा मिलने का मामला सामने आया। कीड़े वाली बिरयानी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इधर अंबिकापुर में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कुलपति पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें विश्वविद्यालय से हटाने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय के कुलपति ने स्मार्ट क्लास के उपकरण के खरीद में गड़बड़ी की, साथ ही ठीक तरीके से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच भी नहीं की गई है। छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की है। परीक्षा परिणाम और भ्रष्टाचारी कुलपति बहुत शिक्षकों को बिना कारण बताए उनका बाहर किया जा रहा है। अब यूनिवर्सिटी में करोड़ों का स्मार्ट क्लास लग रहा है, उसका कोई ऑथेंटिक वो नहीं है, रेट सही नहीं है, खराब रेट है उसमें। हम लोग एक ही मांग है, भ्रष्टाचारी कुलपति इस्तीफा दे और बाहर जाए यहाँ से। इस विश्वविद्यालय में अगर हम उच्च गुणवत्ता की चीजें नहीं रखेंगे तो हम कहाँ रखेंगे, कहाँ अपेक्षा करिएगा आप। तो अगर एक स्मार्ट बोर्ड एक जगह 1.5 लाख का रहा है, 2 लाख का रहा है, 3 लाख का रहा है, अगर मैंने 4 लाख का है, मेरे यहाँ पे 5 लाख का है, तो वो उस गुणवत्ता का है। इसलिए उसको उस गुणवत्ता के आधार पर अगर हम 1.5 लाख से कंपेयर करेंगे तो लगेगा इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, पर ऐसा कुछ नहीं। और इसी के साथ 15 संभाग 15 खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।